सब कुछ करवा रही हूँ, इनको भी डिस्कस करेंगे, ऐसे छोड़ थोड़ी देंगे। अच्छा ये बताइए, सॉइल जो है मृदा, वो किससे बनती? हाँ, चट्टानों के अपक्षय से, रॉक्स की वेदरिंग से बनती है सॉइल। और सॉइल जो है उसके अंदर, रॉक्स के अंदर जो होता है वो सॉइल में भी होता है। जैसे रॉक्स, सॉइल में क्या क्या पाया जाता है? खनिज, जल, वायु और जैव पदार्थ, ये सब मृदा में पाए जाते हैं। मृदा के मुख्य घटक भी यही है, मेजर कंपोनेंट्स। सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका घटक का होता है? खनिज का। कितना? 45%। सबसे कम? जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, कितना? ओनली 5%। सो ये सब हमने कल देख लिया था। फिर ये बताइए, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। और मृदा निर्माण की, हाँ, अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। कौन जनक है, फादर? वीवी डोकोचे। और ये वीवी डोकोचे नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सॉइल जो है प्री में नहीं है, ये ओनली मेंस का टॉपिक है। तो सॉइल के चैप्टर में ऊपर लिख लेना ओनली मेंस, केवल मेंस में आएगा, ये प्री में नहीं है। सॉइल ओनली मेंस, मुख्य परीक्षा का है ये केवल। आज? आज तो है ही, तो सिंजारा है, आज ही लेरिया नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे? हाँ, लेरिया। अब जो अवेलेबल था वही पहना है। और अच्छा पहनने की इच्छा थी, पर कोई बाजार में शॉपिंग करने कब जाएं, क्या है, टाइम तो मिलता नहीं। ऑनलाइन मंगा लेते हैं। अचानक सोचता है ना, एक दिन में तो आता नहीं। तो खैर, वैसे ही लड़कियों का बेसिक प्रॉब्लम है, हमें हर पार्टी से पैसे पहले लगता है मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। चाहे कितना ही कबर्ड भरा हुआ पड़ा हो, फिर भी हर पार्टी से पहले लगता है कि मैं क्या पहनूं। और बॉयज को कोई चिंता नहीं होती, वो वही सेम शर्ट पहन के चले जाते हैं। ऑलवेज रेडी है। चलो एनीवेज, अब आगे ध्यान देते हैं। हाँ, घेवर आज शाम को लेंगे ना। अच्छा, तुम भी खरीद के खा लेना। हाँ, आजकल मिनी घेवर भी आते हैं, छोटा घेवर खरीद के खा लेना ना, ज्यादा बड़ा खरीदने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब आगे देखो, सॉइल जो है उसको बहुत से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। हमने पहला कारक देखा था, जनक सामग्री, पेरेंट मटेरियल। क्या होता है पेरेंट मटेरियल? रॉक्स, चट्टाने। जिस चट्टानों से बनती है मृदा, उसमें उसी के गुण पाए जाते हैं, उसी की क्वालिटीज पाई जाती है, खास तौर पर उसी के मिनरल्स उसमें होते हैं, खनिज। जैसे बेसाल्ट चट्टानों से बनी काली मृदा में क्या होता है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है। और आंगने और कायंत्रित, हाँ, क्या ज्यादा होता है? आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। जैसे रेड येलो सॉइल, यही किया था हमने कल। सॉइल में तो यही किया था। नदियां रिवाइज कर लेते हैं, अरेबियन सी वाली। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी। कौन सा शहर है इसके किनारे? भरूच। और नर्मदा नदी कौन से पर्वतों के बीच में बहती है? चल, विंध्याचल और सतपुरा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां? हिरन, तवा, छोटा तवा, कुंडी। और नर्मदा ब्रंच घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में। नर्मदा के ऊपर कई सारे जलप्रपात हैं, एमपी में जबलपुर के पास, जैसे धुआंधार और कपिल धारा। मार्बल फॉल किसको कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात को। और फिर इसके ऊपर परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश में, प्रोजेक्ट्स, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर। और गुजरात में सरदार सरोवर परियोजनाएं। इसमें एक द्वीप है, साधु बेट, उसके ऊपर क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा। और उसके बाद अगली आपकी नदी आती है तापी नदी। तापी नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल के पठार से, मुल्ताई नामक स्थान से। और ये सतपुरा और अजंता पहाड़ियों के बीच में बहती है। सूरत शहर इसी के किनारे है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां गिरना और बोरी। और गुजरात में प्रोजेक्ट्स हैं उकाई और काकरा पारा। उसके बाद आप महाराष्ट्र के लिए जगह छोड़ दो, फिर आपके आ जाता है, हाँ, मांडवी और जुआरे।
मांडवी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है और गोवा की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। और मांडवी नदी के किनारे ABCD है। एक तो अटल सेतु है इस पर, बी से भीमगढ़ अभ्यारण्य से गुजरती है, पणजी इस पर है, चोराव द्वीप जिस पर सलीम अली पक्षी विहार, डी से दूध सागर जलप्रपात इस पर है। मांडवी नदी के बाद जुआरी नदी वेस्टर्न घाट से निकलती है और इसके मुहाने पर क्या है, मारमागांव बंदरगाह, और इसको और मांडवी नदी को जोड़ा है कुंभारजुम नहर से। फिर उसके बाद यहाँ है शरावती नदी, शरावती नदी के किनारे है जॉग फॉल। फिर यहाँ पर है पोन्नानी और पेरियार। इनमें से केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेरियार, और पोन्नानी सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। पोन्नानी के अलग अलग नाम, नील और भरतपुजा। पेरियार नदी पर बांध कौन सा है, इडुक्की बांध। केरल की लाइफलाइन जीवन रेखा कौन सी है, पेरियार है। ये नदियां हमने की थी। राजस्थान ज्योग्राफी में आप क्या करोगे, लूनी, साबरमती, माही। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तो अब ये सब भी हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अवस्थिति की हेडिंग डाल ली थी, लोकेशन अगला फैक्टर। तो अब हम लोकेशन या अवस्थिति की बात करेंगे। दूसरा कारक है ये मृदा को प्रभावित करने वाला, लोकेशन। अवस्थिति में देखिए, मृदा जो है जहां बनती है वहां अगर लंबे समय तक रहे तो उसको क्षेत्रीय मृदा कहा जाता है, जोनल सॉइल। और अगर वो जहां बन रही है वहां से वहां रुके ना, वहां से बहकर कहीं और चली जाए तो उसे कहेंगे अजोनल सॉइल, अक्षेत्रीय मृदा। तो लोकेशन के बेसिस पे सॉइल्स 2 तरह की होती है, क्षेत्रीय और अक्षेत्रीय, जोनल और अजोनल। जैसे जिस पेरेंट रॉक से बनती है सॉइल, उसी पेरेंट रॉक के आसपास अगर वो बनी रहे, यहीं पे रहे इसी जगह और ज्यादा दूर ना जाए, तो ऐसी सॉइल को कहते हैं, ये एक लंबे समय तक एक ही जगह स्थिर रह गई, इसे कहेंगे जोनल सॉइल, क्षेत्रीय मृदा। दूसरी तरफ ऐसी सॉइल जो जिस पर्वत से बनी थी, जिस चट्टान से बनी थी, उसके पास ना रुके और वहां से बहकर किसी और जगह आगे चली जाए, टिके नहीं, आगे जाती जाए, कहीं पे भी टिके ना, तो वो जो है अजोनल सॉइल कहलाएगी, अजोनल सॉइल, अक्षेत्रीय मृदा। अब देखिए, जो क्षेत्रीय मृदा होती है वो अपनी जनक सामग्री के पास, चट्टान के पास ही रहती है स्थिर। इसीलिए ऐसी मृदा के अंदर अपनी जनक सामग्री के गुण ज्यादा पाए जाते हैं, पेरेंट मटेरियल की क्वालिटीज ज्यादा होती हैं। पेरेंट मटेरियल जैसे ही इसके अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो इसीलिए जोनल सॉइल में जनक सामग्री या पेरेंट मटेरियल के गुण ज्यादा पाए जाएंगे, पेरेंट का प्रभाव ज्यादा होगा। जबकि अजोनल सॉइल जो है ये घूमती फिरती रहती है, एक जगह टिकती नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। इसीलिए अजोनल सॉइल जो है, अक्षेत्रीय मृदा, उसमें रास्ते में दूसरे पदार्थ मिक्स होते जाते हैं और जनक सामग्री के गुण धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ऐसी सॉइल में जनक सामग्री के गुण या पेरेंट मटेरियल की क्वालिटीज थोड़ी कम देखने को मिलती, क्योंकि रास्ते में जब ये चलती है, मिट्टी उड़ उड़ के आगे जाती है या बहकर आगे जाती है, तो कई सारी चीजें इसमें रास्ते में मिक्स हो जाती है। अब जो है अजोनल सॉइल, वो लंबे समय तक एक ही स्थान पर टिकी रही। लंबे समय से एक ही स्थान पर टिके रहने के कारण ऐसी मिट्टी का अपरदन कम हुआ है और ऐसी मिट्टी का अपरदन ज्यादा होता है। इसका इरोजन कम, इसका इरोजन ज्यादा। जब किसी सॉइल का कम इरोजन होता है तो उसके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं जैसे हैं वो वैसे ही बने रहते हैं, मोटे ही बने रहते हैं। और ऐसी मिट्टी जिसका बार बार इरोजन हो रहा है, वो आगे रोल डाउन होते जा रही है, रोल होते जाती है, तो मृदा के कण जब घूमते घूमते आगे जाते हैं तो धीरे धीरे घिसते जाते हैं और बारीक होते जाते हैं।
तो ये जो मिट्टी है इसके कण तो थोड़े मोटे होते हैं, क्योंकि एक ही जगह टिकी भी रही है, घिसी नहीं ज्यादा, गई नहीं आगे, तो इसके कण मोटे होते हैं। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, जबकि ये वाली जो सॉइल है इसके कण बारीक होते हैं, बारीक कण, फाइन पार्टिकल्स और फाइन ग्रेन्ड यू कैन से। अब मृदा जो है जैसे उसके कण होते हैं, कणों के आधार पर उसकी जल ग्रहण क्षमता का निर्धारण होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का निर्धारण होता है। जिस मिट्टी के कण बारीक होते हैं वो मिट्टी जो है, मान लो इसके बारीक कण है ऐसे, तो इस स्थिति में ये मिट्टी चारों तरफ से, हर मिट्टी का छोटा छोटा कण चारों तरफ से पानी को खींचेगा, सोखेगा, और प्लस हर जगह आप जो है कणों के बीच में छोटे 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 कई सारे कण होंगे। तो जब पानी डाला जाता है तो मान लो पानी यहाँ पर रिसकर नीचे की तरफ आता है, पहले इसने ले लिया पानी, इसने ले लिया, इसने ले लिया, ऊपर वाली सॉइल पार्टिकल्स ने ले लिया, फिर जो पानी नीचे आया बाकी के सॉइल पार्टिकल्स इनको ग्रहण कर लेते। तो जल जो है उसकी ग्रहण क्षमता बारीक कण वाली मिट्टी की ज्यादा होती। जिस मिट्टी के कण थोड़े मोटे होते हैं उस मिट्टी में से जल जो है वो नीचे जाता तो है, जैसे आप डालते हो, प्यासी धरती होती है, डालते ही वो नीचे तो चला जाता है, पर पानी ये होल्ड नहीं करते, उससे पहले तो वो नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर टेबल में। तो ये जल जो है अंदर जल्दी चला जाता है, जल मृदा के कण उसको ग्रहण करे उससे पहले ही अंदर चला जाता है। तो जल ग्रहण क्षमता, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है? छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स की, फाइन सॉइल पार्टिकल्स की ज्यादा होती है। तो ये मोटे कणों वाली मृदा जो है इसकी जल ग्रहण क्षमता थोड़ी कम होती, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती। ये वाली जो सॉइल है इसकी जल ग्रहण क्षमता थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती। अब ये जो क्षेत्रीय मृदा है ये एक ही जगह लंबे समय तक टिकी रहती, इसीलिए जैसे जैसे जोनल सॉइल की नई परतें बनती हैं वो एक के ऊपर एक जमती जाती, और जोनल सॉइल जो है क्षेत्रीय मृदा, उसमें नीचे से ऊपर तक हमें मिट्टी में विभिन्न परतें देखने को मिलती, अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेगी। किसमें? क्षेत्रीय मृदा, क्योंकि एक ही जगह जमी हुई है तो उसमें धीरे धीरे लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, परतें बनेगी। पर अक्षेत्रीय मृदा टिक ही नहीं रही, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, इसलिए अक्षेत्रीय मृदा में परतें नहीं बन पाती, लेयर्स नहीं बन पाती। लेयर्स जिस सॉइल में होती हैं उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बन चुका होता है। नॉर्मली सॉइल का एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टॉप मोस्ट लेयर होती है और उसके नीचे अन्य परतें होती हैं। वो संरचना जिस मृदा में होती है उसको परिपक्व मृदा कहते हैं, मेच्योर सॉइल। तो मेच्योर सॉइल वो होगी जिसमें परतें होंगी, और जिस मिट्टी में परतें नहीं है वो मेच्योर सॉइल या परिपक्व मृदा नहीं है। तो क्षेत्रीय मृदा जो है वो तो क्या होगी? परिपक्व, मेच्योर। अक्षेत्रीय मृदा अपरिपक्व, मतलब अजोनल सॉइल, मेच्योर नहीं है। अब जो सॉइल्स में लेयर्स का स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है इसको। सॉइल प्रोफाइल में सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ओ लेयर, ओ लेयर। उसके नीचे वाली लेयर होती है ए लेयर, फिर होती है बी लेयर, फिर होती है सी लेयर, और लास्ट में होता है रॉक बेड, या फिर जो शेल हैं, चट्टाने, वो होती हैं, या रॉक्स आप कह सकते हो सीधे, जनक चट्टाने, रॉक्स। तो नीचे नीचे तो क्या है? रॉक्स हैं। अब यहां पे ऊपर से नीचे तक क्या है? सबसे ऊपर वाली परत जो है ये ऑर्गेनिक लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर मतलब वह परत जिसमें जैव पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि जैव पदार्थ ऊपर पेड़ पौधों की पत्तियों या जीव जंतुओं से ही बनते हैं, तो जैव पदार्थ ऊपर ऊपर वाली मिट्टी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये जैव पदार्थ मान लो, ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऊपर वाली मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसके ठीक नीचे वाली जो सॉइल है वो सॉइल होती है बट उसमें जैव पदार्थ इतने ज्यादा नहीं होते, तो ये नॉर्मल सॉइल है, मृदा।
नॉर्मल सॉइल विदाउट ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद ये वाली जो मिट्टी होती है इसके नीचे वाली, इसको कहते हैं सब सॉइल, उपमृदा। उपमृदा सब सॉइल। और सब सॉइल के नीचे होता है सबस्ट्राटम। अधस्तल या ऐसे कहते हैं, अधतल या ऐसे कुछ कहा जाता है सबस्ट्राटम को। सबस्ट्राटम में क्या होता है, इसमें शैल खंड होते हैं, मिट्टी भी होती है और बीच बीच में चट्टानी टुकड़े भी होते हैं थोड़े थोड़े। तो मिट्टी भी है और चट्टानी टुकड़े भी हैं। और सबसे नीचे क्या होता है, रॉक बेड, मतलब जनक सामग्री सबसे नीचे ही नीचे होती है चट्टाने। और इसमें सबस्ट्राटम में, जिसको अधस्थल कह रहे हैं, इसमें है रॉक पीसेस थोड़े बहुत, शैल खंड अधस्थल में। अच्छा, अब ए और बी लेयर में क्या डिफरेंस है? तो ए और बी लेयर में ये डिफरेंस है कि ए लेयर जो होती है, ए परत में जब कोई पानी वानी डाला, जैसे मैंने आपको लेटराइट मिट्टी बताई थी, थोड़ी बहुत समझाई थी। लेटराइट मृदा जब हमने तटवर्ती मैदान किए थे, तब मैंने लेटराइट सॉइल का एक डायग्राम बना के बताया था आपको कि लेटराइट सॉइल वो होती है जिसमें ज्यादा रेनफॉल होती है, अधिक वर्षा होती है, और अधिक वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत से नीचे रिसकर चले जाते हैं, पानी के साथ कुछ तत्व नीचे चले जाते हैं, और जो रिसकर नीचे जाते हैं पानी के साथ घुलकर, वो होते हैं सिलिका और चूना। सिलिका और लाइम नीचे चले जाते हैं बारिश के पानी के साथ, और ऊपर ऊपर मिट्टी में रह जाते हैं आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। ऊपर की मिट्टी में एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड रह गए, नीचे वाली मिट्टी में पानी के साथ रिसकर क्या चला गया, सिलिका और चूना। तो जब भी किसी मिट्टी में ऐसा कुछ होता है जिसमें ऊपरी परत से रिसकर मटेरियल नीचे वाली परत में जाता है, तो वो कौन सी परत में जाएगा, बी लेयर में। जैसे ऊपर वाली सॉइल से कोई परकोलेट होके मटेरियल जा रहा है, कोई पानी के साथ रिस्क कर नीचे जा रहा है पदार्थ, तो वो कौन सी लेयर में जाकर जम जाएगा, बी परत में। तो ए परत तो हो गई ऊपर ऊपर वाली, जैव पदार्थों वाली, ऑर्गेनिक मैटर वाली। ए लेयर में नॉर्मल सॉइल है। बी लेयर में ऊपर वाली लेयर की जो भी रिस्कर पदार्थ आते हैं वो जमते हैं और नॉर्मल सॉइल भी है। सी लेयर में शैल खंड है, चट्टानी टुकड़े भी हैं और मिट्टी भी है। और सबसे नीचे वाली में है रॉक बेड या चट्टानी तल है नीचे वाला। ये समझ में आया? ये जो परतें हैं मिट्टी की, ये लेयर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, लेयर को हिंदी में संस्तर कहते हैं। ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, और नीचे नीचे चट्टाने, चट्टानी तल कह सकते हो या चट्टाने कह सकते हो। ये जो सॉइल के अंदर बनता है पूरा लेयर्स का सिस्टम, इसको बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। इसको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है, मृदा परिच्छेदिका। परिच्छेदिका, तो ये मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, लेयर्स का जो स्ट्रक्चर है वो। तो अब ये जो लेयर्स हैं ये तो बाद में हम ड्रॉ कर लेना। वापस आते हैं क्षेत्रीय मृदा में। क्षेत्रीय मृदा एक जगह टिकी हुई है काफी लंबे समय से, इसीलिए जोनल सॉइल में बनती है मृदा परिच्छेदिका। मतलब सॉइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है किसमें, जोनल सॉइल में। और जिस मिट्टी में सॉइल प्रोफाइल होता है उस मिट्टी को मानते हैं मैच्योर सॉइल, परिपक्व मृदा। तो ये जो जोनल सॉइल है क्षेत्रीय मृदा, ये परिपक्व मृदा है। जबकि अजोनल सॉइल, इसमें कोई सॉइल प्रोफाइल नहीं बनता, मृदा परिच्छेदिका नहीं बनती, और इसीलिए ये सॉइल जो है इमेच्योर है, या ये मृदा अपरिपक्व है। और क्षेत्रीय मृदा का और अक्षेत्रीय मृदा का उदाहरण अगर बताऊं, अक्षेत्रीय मृदा का उदाहरण है जलोढ़ मृदा। अजोनल सॉइल का एग्जाम्पल एलुवियल सॉइल, पानी के साथ बहकर जाती है ना, एलुवियल सॉइल। और क्षेत्रीय मृदा के उदाहरण में आप लाल पीली मृदा ले लो, कई सारी सॉइल्स होती हैं, रेड येलो सॉइल। तो ये क्षेत्रीय और अक्षेत्रीय समझ में आ गए। तो अब हम इनके बारे में लिखने वाले हैं, और चलिए स्थिति में लिखते हैं, अवस्थिति में।
इसमें लिखिए, अवस्थिति के अनुसार मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। अवस्थिति के अनुसार मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। On the basis of location, soil is of two types. On the basis of location, soil is of two types. Soil is of two types. मृदा दो प्रकार की होती है। उसमें लिखिए डैश करके, क्षेत्रीय तथा अक्षेत्रीय मृदा, डैश करके, क्षेत्रीय तथा अक्षेत्रीय मृदा, जोनल एंड अजोनल सॉइल। अब क्षेत्रीय मृदा के बारे में लिखिए पहले। क्षेत्रीय मृदा, क्षेत्रीय मृदा, जोनल सॉइल। पहले हम जोनल सॉइल को डिस्क्राइब करेंगे। यह मृदा लंबे समय तक एक ही स्थान पर, यह मृदा लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रहती है। दिस सॉइल remains at one place. This soil remains at one place for a longer period of time. Remains at one place for a longer period of time. For a longer period of time. यह मृदा लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रहती है। फिर उसके बाद लिखिए, इस मृदा में जनक सामग्री के गुण अधिक पाए जाते हैं। इस मृदा में जनक सामग्री के गुण अधिक पाए जाते हैं। This soil has more qualities of parent material. This soil has more qualities of parent material. More qualities of parent material. जनक सामग्री के गुण अधिक पाए जाते हैं। फिर लिखिए, इस मृदा का अपरदन कम होता है। इस मृदा का अपरदन कम होता है, कम होता है। This soil gets less eroded. This soil gets less eroded. Less eroded. मृदा का अपरदन कम होता है। अतः इस मृदा के कण मोटे होते हैं। Therefore, this soil is coarse-grained. Therefore, this soil is coarse-grained. C-O-A-R-S-E. Coarse-grained. इस मृदा के कण मोटे होते हैं। C-O-A-R-S-E. Coarse-grained. उसके बाद लिखिए, इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता, इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता कम होती है। The water absorption capacity, the water absorption capacity of this soil is low. Absorption capacity of this soil is low. Absorption कौन सा लिखना है? A B वाला, ABSORB वाला। Absorption capacity is low. ऑब्जर्वेशन वाला मत लिख देना, है ना। आगे लिखिए, इस मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। इस मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल टेक्स प्लेस इन दिस सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल टेक्स प्लेस इन दिस सॉइल। Formation of soil profile takes place in this soil. मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। यह मृदा परिपक्व होती है। यह मृदा परिपक्व होती है। This soil is mature.
दिस सॉइल इज मेच्योर, यह मृदा परिपक्व होती है, दिस सॉइल इज मेच्योर। और अब जो है आप अच्छा एग्जाम्पल लिख लो मृदाओं के, इसके उदाहरण। क्षेत्रीय मृदा का, सॉरी, क्षेत्रीय मृदा का उदाहरण लाल पीली मृदा, एग्जाम्पल रेड येलो सॉइल। उदाहरण लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। अब आप एक ये डायग्राम बनाओ मृदा परिच्छेदिका का, सॉइल प्रोफाइल का। सुना? वो मेरा बैग पड़ा होगा ऑफिस में, ब्लैक बैग, उसके अंदर पिंक कलर का पर्स होगा, या तो वो पर्स ही पूरा उठा के ले आओ, मेरे को पेन ड्राइव चाहिए था। बना लो, बना लिया क्या? तो ये मुस्कुराए जा रहे, बना तो नहीं रहे, क्या सोच रहे हो? स्केल का वेट कर रहे हो? हाँ, हाथी स्केल है, सही है। तो एग्जाम में तो वैसे ही पता नहीं स्केल भी ले जाने दें कि नहीं ले जाने दें, कोई भरोसा नहीं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ भी नहीं ले जाना। हाँ, पेन है, हाँ। कपड़ा फाड़ दे आजकल तो है, सिक्योरिटी के चक्कर में। हाँ, चप्पलें खुलवा लेते हैं, जूते चप्पलें सब। क्या? हाँ, वहां पे क्या होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वाटर भी कम होता है उसमें। वाटर कम होता है, इतना ज्यादा तो ऐसे अपीयर तो नहीं होती है। वाटर लेवल भी तो कम होता है ना रिवर का, कोई बाकी नदियां भी तो बह रही है, उनका पानी भी परकोलेट हो रहा है, पर खत्म तो नहीं हो रही ना, उसके पास पानी कम होता है। इस, इसने इसको दिए थे, और इसने, अच्छा ये लेके आई बाजार से, थैंक यू। पर इतनी मत लाओ कि कहीं पता चले मेरे बिल्कुल स्वास्थ्य को हानिकारक हो जाए, ज्यादा खा लूँ तो। है, आपको दे दें? नहीं नहीं नहीं। यानी उससे पहले तुम इतनी बातें कर, पता नहीं खाने का मन करेगा कि नहीं करेगा, नजर लग जाएगी तब तक। थैंक यू, थैंक यू। स्टोरेज, घेवर थोड़ी लेके आई हूँ, मैं पेन ड्राइव निकाल रही हूँ। सी देखना, मेरे पर्स में बस यही मिलती है, पता है क्या? बॉम्ब थोड़ी मिलेगा। है, इतनी नहीं खाते, एक साथ खाएं तो नुकसान करती है ना। वैसे नहीं है। लुक एट दिस, माय की, हाउस की, न्यूयॉर्क।
सही है। बन गया। पंखा चलवाना है, चलाना, पंखा चला दो। क्या हो गया? नहीं, उनका वो उधर वाला चला रहे हैं, एक एक ही चलाना, देख। आपको भी गर्मी लग रही? गर्मी लग रही है आप लोग? हाँ, ओ लेयर। हाँ, सबसे ऊपर वाली। ओ लेयर सबसे ऊपर वाली है जिसमें जैव पदार्थ है, ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन सी लेयर? सॉइल और सबसॉइल वापस समझाओ। बना लिया? बना लो, फिर समझाती हूँ। बाकी लोग बना ले, क्योंकि मैं बीच में आऊंगी तो। किसका नहीं बना? दो चार लोग ही बच्चे। चलो, सॉइल जो है, नॉर्मल जो ऊपर वाली सॉइल होती है उसको सॉइल मृदा कहते हैं। जब कभी पानी वगैरह के साथ रिस कर कुछ पदार्थ नीचे वाली परत में आ जाते हैं, तो नीचे वाली मृदा को कहते हैं उपमृदा, सब सॉइल। जिसमें ऊपर वाली परतों से रिसे हुए पदार्थ नीचे स्टोर्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उपमृदा में जाते। जैसे लेटराइट मृदा में हमने देखा था, ऊपर से नीचे पानी के साथ घुलकर पदार्थ जाते, सिलिका और चूना, तो वो कौन सी परत में जाते हैं? उपमृदा में जाते। तो उपमृदा मृदा की वो परत है जिसमें परकोलेशन या रिसाव के बाद जो पदार्थ है ऊपर वाली टॉप सॉइल से नीचे वाले भाग में आते हैं, तो इसको हम उपमृदा कह रहे हैं। इसमें भंडारण हो जाता है या एकत्रित हो जाते हैं वो पदार्थ जो ऊपर से नीचे वाली परत में आते हैं। और जब कभी भी, कई बार कुछ सॉइल्स में नीचे से ऊपर की तरफ लवण तत्व आते हैं, वो भी कहां से आते हैं? उपमृदा वगैरह से आ जाते हैं, सब सॉइल से। तो नीचे से ऊपर कुछ जाना या ऊपर से नीचे कुछ जाना, वो ट्रांजिशन इन दोनों सॉइल्स के पार्ट में होता है। है सारी सॉइल, पर ऊपर वाली को सॉइल कह रहे हैं, उसके ठीक नीचे वाली को उपमृदा, सब सॉइल कह रहे हैं नीचे वाली को। बना लिया आप सबने? अब आप हेडिंग डालिए अक्षेत्रीय मृदा। क्षेत्रीय हम कर चुके हैं, अक्षेत्रीय या अजोनल सॉइल अब हम देखेंगे। अजोनल सॉइल, अक्षेत्रीय मृदा। रॉक पीस को आप रॉक फ्रेगमेंट्स भी बोल सकते हो। रॉक पीसेस जो लिखे हैं हमने सबस्ट्राटम में, उसको रॉक फ्रेगमेंट्स भी कहा जा सकता है। अब अक्षेत्रीय मृदा, अजोनल सॉइल, उसके बारे में लिखिए। यह मृदा लंबे समय तक एक स्थान पर, यह मृदा लंबे समय तक एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, लंबे समय तक एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। दिस सॉइल डज नॉट रिमेन, दिस सॉइल डज नॉट रिमेन एट वन प्लेस, does not remain at one place for a longer period of time, does not remain at one place for a longer period of time। इस मृदा में जनक सामग्री के गुण, इस मृदा में जनक सामग्री के गुण कम पाए जाते हैं, जनक सामग्री के गुण कम पाए जाते हैं। दिस सॉइल हैज less amount of, less qualities of, the soil has less qualities of parent material, less qualities of parent material, parent material, जनक सामग्री के गुण कम पाए जाते हैं। फिर लिखिए, यह मृदा अधिक अपर्दित होती है, यह मृदा अधिक अपर्दित होती है। This soil gets more eroded, this soil gets more eroded, more eroded, अधिक अपर्दित होती है। अतः, अतः इस मृदा के कण बारीक होते हैं, अतः इस मृदा के कण बारीक होते हैं। Therefore this soil is fine grained, this soil is fine grained, कण बारीक होते हैं। Therefore this soil is fine grained।
इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। The water absorption capacity of this soil is high. The water absorption capacity of this soil is high. Of this soil is high. जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। फिर लिखिए, इस मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं हो पाता। इस मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं हो पाता। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल does not take place in this soil, does not take place in this soil, in this soil, does not take place in this soil। यह मृदा अपरिपक्व होती है। यह मृदा अपरिपक्व होती है। This soil is immature, this soil is immature। यह मृदा अपरिपक्व होती है। उदाहरण, एग्जाम्पल, जलोढ़ मृदा, एग्जाम्पल अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल। उदाहरण, जलोढ़ मृदा। हाँ, मेन तो एक ही है, जलोढ़ मृदा। तो अब जो है हम ये देख चुके हैं अवस्थिति स्थिति। हमने अभी पेरेंट मटेरियल और ये देख लिया लोकेशन। अब हम आगे देखते हैं उच्चावच, उच्चावच रिलीफ या रिलीफ फीचर्स। हाँ, तीसरा फैक्टर, तीसरा कारक है उच्चावच रिलीफ और रिलीफ फीचर्स। उच्चावच या रिलीफ फीचर्स में क्या आते हैं? ऊंचे नीचे स्थान, पर्वत, पहाड़ियां, मैदान, घाटियां, ये सब आते हैं रिलीफ फीचर्स में। तो रिलीफ फीचर्स जो हैं उच्चावच, वो मृदा के संचय का निर्धारण करते हैं कि मृदा का कितना संचय होगा, वो उच्चावच के आधार पर डिसाइड होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल कितना रहेगा, वो डिसाइड होता है रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे। जैसे उच्चावच में कहीं आपको पर्वत भी दिखेंगे, कहीं आपको घाटियां दिखेंगी पर्वतों के बीच में, कई बार आपको मैदानी क्षेत्र दिखेंगे कहीं। तो अगर हम देखें पर्वतों की जो ढाल है, स्लोप्स हैं, पर्वतों के तीव्र ढाल पर मृदा की परत पतली होती है, ज्यादा जमाव नहीं हो सकता, क्योंकि पानी वगैरह जब बहकर जाता है तो पर्वतों के ऊपर से पानी के साथ मिट्टी भी काफी ज्यादा मात्रा में बहकर चली जाती है। तो पर्वतों के तीव्र ढाल पे, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स जो होते हैं, वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉइल इकट्ठी नहीं हो पाती। ज्यादा मात्रा में मिट्टी इकट्ठी होती है निम्न भूमि क्षेत्रों में, लोलैंड रीजन्स में, जैसे वैली रीजन में मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, या फिर मैदानी क्षेत्र में मिट्टी इकट्ठी होती है खूब अच्छी खासी मात्रा में। जहां समतल भाग होता है, जहां पे भी फ्लैट रीजन होता है, फ्लैट लोलैंड रीजन, समतल निम्न भूमि क्षेत्र, वहां मृदा का एकत्रण ज्यादा होता है, मिट्टी ज्यादा इकट्ठी होती है। और मिट्टी अगर ज्यादा इकट्ठी होती है तो मृदा की परत मोटी हो जाती, खूब अच्छी खासी मोटी परत जमती है मिट्टी की। और जब मिट्टी की परत मोटी होती है कहीं पर, तो उस मिट्टी का रंग भी गहरा होता है। मोटी परत वाली मिट्टी, खूब सारी मिट्टी की अमाउंट ज्यादा है तो मिट्टी थोड़ी गहरी नजर आती है, और पतली परत होती है जहां मिट्टी की, वहां मिट्टी थोड़ी हल्की नजर आती है। तो मृदा के संचय को प्रभावित करती है उच्चावच परिस्थितियां। जहां पर्वतों के ढाल पर, तीव्र ढाल पर मृदा का एकत्रण या संचय कम होता है, वहीं निम्न भूमि एवं समतल मैदानी भाग में मृदा का एकत्रण या संचय अधिक मात्रा में होता है। और अच्छा संचय होना, ज्यादा अच्छी लेयर होना सॉइल की, वो अच्छा होता है पेड़ पौधों के विकास के लिए, ताकि उनकी जड़ें वगैरह अच्छे से फैल सके। तो ये है रिलीफ का प्रभाव। तो ये लिख लेते हैं हम। लिखिए, उच्चावच परिस्थितियां मृदा के
संचय को प्रभावित करती हैं। उच्चावच परिस्थितियां मृदा के संचय को प्रभावित करती है। रिलीफ features determine the accumulation of soil. Relief features determine the accumulation of soil. तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का संचय कम होता है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का संचय कम होता है। Less soil gets accumulated on steep slopes of mountains. Less soil gets accumulated on steep slopes of mountain. पर्वतों के तीव्र ढाल पर कम मृदा का संचय कम होता है। फिर लिखिए, निम्न भूमि क्षेत्रों एवं समतल मैदानों में मृदा का संचय अधिक होता है। निम्न भूमि क्षेत्रों एवं समतल मैदानों में मृदा का संचय अधिक होता है। In lowland regions and flat plains, more accumulation of soil takes place. मृदा का संचय अधिक होता है। और फिर लिखिए, जिन क्षेत्रों में मृदा का संचय अधिक होता है, the regions where more soil gets accumulated, मृदा का संचय अधिक होता है, वहां मृदा की परत मोटी पाई जाती है। The regions where more accumulation of soil takes place or more soil gets accumulated, the layer of soil is thick. मृदा की परत मोटी पाई जाती है तथा मोटी परत वाली मृदा का रंग गहरा होता है। And thick layered soil is dark in color. अब चौथा लिखिए, समय, टाइम। समय, मृदा को जितना समय लगता है बनने में, मृदा इतनी जल्दी नहीं बनती है। सॉइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत लंबा है और जितना टाइम मिलता है मृदा को निर्माण के लिए, उतना ज्यादा सॉइल मैच्योर होती है। जितना लंबा समय हुआ है मृदा को बनते हुए, जितना ज्यादा टाइम उसने लिया, उतना ज्यादा सॉइल मैच्योर होती है, परिपक्व होती है। और परिपक्व मृदा में होती है मृदा परिच्छेदिका। सॉइल प्रोफाइल,
तो टाइम जो है ये डिटरमाइन करता है कि सॉइल मैच्योर होगी या नहीं होगी। अगर ज़्यादा टाइम लिया है मृदा ने तो वो परिपक्व या मैच्योर सॉइल होगी, और मैच्योर सॉइल में सॉइल प्रोफाइल प्रॉपर्ली बन चुका होता है। तो मृदा परिच्छेदिका बनने में समय लगता है, तो अगर मिट्टी को समय ज़्यादा मिला है तो उसमें सॉइल प्रोफाइल बन जाएगी। अगर बहुत कम समय हुआ है मृदा को बने हुए तो उसमें सॉइल प्रोफाइल अच्छे से नहीं बना होगा। तो चलिए लिखते हैं समय के बारे में। इसमें लिखिए, मृदा के निर्माण में जितना अधिक समय लगता है, मृदा के निर्माण में जितना अधिक समय लगता है, if the soil takes more time in formation, if the soil takes more time in formation, if the soil takes more time in formation, यदि मृदा के निर्माण में अधिक समय लगता है, ये लिखा है ना, मृदा के निर्माण में जितना अधिक समय लगता है मृदा उतना ही परिपक्व होती है, मृदा उतना ही परिपक्व होती है। If the soil takes more time in formation, then soil is more mature, then soil is more mature, मृदा उतना ही परिपक्व होती है। परिपक्व मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। परिपक्व मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। In mature soil, formation of soil profile takes place. In mature soil, formation of soil profile takes place. Formation of soil profile takes place. मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। अतः समय मृदा की परिपक्वता का निर्धारण करता है। अतः समय मृदा की परिपक्वता का निर्धारण करता है। Therefore, time determines the maturity of soil. Time determines the maturity of soil. अब हम समय के बाद बात करते हैं जैव पदार्थों की। जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। क्या हुआ? डायग्राम कौन सा? क्या है? तो डायग्राम की मन में आ रही है कि कुछ तो बनाए? अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। मृदा के कणों का डायग्राम बनाएंगे। हाँ, कणों का डायग्राम बनाएंगे, मृदा के पीएच वगैरह का बना लेंगे, ठीक है। चलिए, अब है ऑर्गेनिक मैटर, जैव पदार्थ। मृदा के अंदर दो तरह के जैव पदार्थ होते हैं, एक तो होते हैं मृत और एक होते हैं जीवित। मृत या डेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें आते हैं पेड़ पौधों के अवशेष, मतलब प्लांट रिमेन्स, और एनिमल रिमेन्स, जीव जंतुओं के अवशेष। जीव जंतु जब मर जाते हैं उसके बाद वो मिट्टी में ही होते हैं, तो जीव जंतु वगैरह की जो अवशेष होते हैं, उनकी जो भी चीजें होती है वो सब, जो उनका अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन, मिट्टी के अंदर ही होता है। पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाएं, टहनियां गिर जाएं, उसके बाद उनका भी अपघटन किसमें होता है? मिट्टी में होता है। और डिकम्पोजिशन के बाद वो जो भी मटीरियल बनता है वो सॉइल में ही मिक्स होता है। तो जैव पदार्थ सॉइल में एक तो मृत वाले होते हैं और एक होते हैं जीवित जैव पदार्थ। जीवित में, लाइव में आते हैं अपने बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया, जीवाणु, इस तरह की कुछ छोटे मोटे कीड़े वीड़े होते हैं ना सॉइल के अंदर, वो जीवित जैव पदार्थ होते हैं। अब ये जो मृत जैव पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष वगैरह, इनका, ये जीवित जैव पदार्थ जैसे जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया, इनका क्या करते हैं? बैक्टीरिया इनका अपघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं।
डीकम्पोजिशन, अपघटन करते हैं इनका बैक्टीरिया, और जब ये अपघटन करते हैं उसी के कारण बनता है ह्यूमस। ह्यूमस बनता है सॉइल में, और ह्यूमस मृदा की उत्पादकता का निर्धारक होता है, प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करता है। ज्यादा ह्यूमस होगा सॉइल के अंदर, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होंगे, तो सॉइल ज्यादा उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी। ह्यूमस होता क्या है? तो ह्यूमस और कुछ नहीं होता, वो जो जैव पदार्थ होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधों के अवशेष हो, जीव जंतुओं के अवशिष्ट हो, अवशेष हो, या फिर उनके अपशिष्ट पदार्थ हो, उनके वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, काउडंग हो गई, या फिर ये जो गोट एक्सक्रीटा होता है वो हो गया कुछ भी हो गया, वो जो सॉइल के अंदर आता है वो भी मिक्स होता है सॉइल में, खाद के रूप में डालते हैं ना, है खाद के रूप में डाला जाता है उनको, और वो इसीलिए ताकि मृदा की उत्पादकता बढ़े। ये सारे मटेरियल डिकम्पोज होके, अपघटित होके जब ब्रेक डाउन होते हैं, उसके बाद जो पदार्थ बनता है गहरे से रंग का, उसी को ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस और कुछ नहीं है, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के सड़ने गलने के बाद, उसके अपघटित होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है वही क्या है? ह्यूमस है। और ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ज्यादा ह्यूमस होता है जिस मिट्टी में, वो गहरे रंग की होती है, क्योंकि ह्यूमस खुद डार्क कलर का होता है, तो ह्यूमस की वजह से मिट्टी का रंग भी गहरा हो जाता है, सॉइल को डार्क कलर का कर देता है ह्यूमस। और ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ। तो जैव पदार्थ निर्धारित करेंगे कि मृदा की उत्पादकता होगी या नहीं होगी, सॉइल उपजाऊ है या नहीं है। क्लियर है? तो इनके बारे में लिखेंगे अब। क्या है? काम की नहीं है? कहीं कोई कोई तो मेरे को नहीं दिखा, कौन ढूंढ रहा है सीट की तलाश, कौन कर रहा है? सब तो बैठे हुए दिख रहे हो मेरे को, किसको नहीं मिल रही सीट बताओ? हाँ, मिल गई उसको तो चलो, अच्छे खासे बैठे हो। सीट की ज्यादा समस्या है तो आगे आ जाओ, सबको स्थान मिलेगा, आगे आओ, देखे हिम्मत हो तो। पीछे कौन बैठे? वो कहाँ बैठे हैं? क्या स्टूल पे तो बैठे हैं? कम से कम जमीन पे बैठे हैं क्या? चलो, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में लिखते हैं। लिखिए, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ जीवित तथा मृत दोनों प्रकार के होते हैं। जैव पदार्थ जीवित तथा मृत दोनों प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज लाइव एज वेल एज डेड। ऑर्गेनिक मैटर इज लाइव एज वेल एज डेड, पता नहीं क्या हो गया, लाइव एज वेल एज डेड, जीवित एवं मृत होते हैं। फिर लिखिए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं सॉरी, जीवाणु, जीवाणु पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेष, जीवाणु पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेष का अपघटन कर, का अपघटन कर पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेष का अपघटन कर ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोज, बैक्टीरिया डिकम्पोज plant and animal remains, decompose plant and animal remains, plant and animal remains, and lead to the formation of humus, and lead to the formation of humus, to the formation of humus, humus का निर्माण करते हैं। ह्यूमस मृदा को उपजाऊ बनाता है, ह्यूमस मृदा को उपजाऊ बनाता है। Humus make the soil fertile, humus make the soil fertile, make the soil fertile, उपजाऊ बनाता है।
ह्यूमस के कारण मृदा का रंग गहरा हो जाता है। ह्यूमस के कारण मृदा का रंग गहरा हो जाता है। बिकॉज ऑफ ह्यूमस द कलर ऑफ सॉइल बिकम्स डार्क। बिकॉज ऑफ ह्यूमस द कलर ऑफ सॉइल बिकम्स डार्क। कलर ऑफ सॉइल बिकम्स डार्क। अब हम बात करेंगे जलवायु की, क्लाइमेट। नहीं, चैप्टर कहाँ कंप्लीट हो जाएगा? अभी तो मृदा के कारक करें, सॉइल के टाइप्स भी तो करने, टाइप्स भी करने सॉइल के, बहुत कुछ करना है। ये तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ओ अभी तो चलेगा, रुच रुच के करेंगे खूब। आराम आराम से करेंगे, तुमको नोट्स तो चाहिए नहीं। हाँ, जलवायु, क्लाइमेट डाल ली हेडिंग क्लाइमेट की। हाँ, क्या? हाँ, किसकी? कब है? नहीं, कितनी तारीख को है? तो अभी तो बहुत दूर है, और उस दिन नहीं होती छुट्टी। गणेश चतुर्थी की कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी। हनुमान जयंती, गणेश चतुर्थी की कोई छुट्टी नहीं होती है। इवन जन्माष्टमी की भी नहीं होती अपने यहाँ पे छुट्टी, है ना। अपने बड़े त्योहार होते हैं ना, मेन मेन उन्हीं की होती है। एक थोड़ी क्रिसमस के टाइम पे होती है, थोड़ा ईद और उनकी छुट्टियां होती है, और थोड़ा राखी की और दिवाली की। बाकी किसी फेस्टिवल की कोई, हाँ होली की भी होती है। राखी, दिवाली और होली। चलो, जलवायु। अगली ज्यादा बड़ी छुट्टियां आपको दिवाली पे मिलेंगी। हाँ, क्या हो रहा है? अब देखो, जलवायु के दो प्रमुख तत्व होते हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं। दो मेजर एलिमेंट्स जो सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो होता है तापमान, टेम्परेचर, और एक होता है वर्षा। या तो सॉइल ऐसे रीजन में हो सकती है जहां उसका टेम्परेचर ज्यादा हो, या फिर सॉइल ऐसे रीजन में हो सकती है जहां उसका टेम्परेचर कम हो। अगर सॉइल, मृदा ऐसे क्षेत्र में है जहां बहुत उच्च तापमान है, तो उस स्थिति में क्या होता है, मृदा के अंदर जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो थोड़े ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और अगर कहीं मिट्टी में तापमान कम होता है तो जीवाणु थोड़े कम सक्रिय हो जाते हैं। आपको पता है, फ्रिज में रखने पर चीजें थोड़ी स्टोर्ड रहती हैं, खराब नहीं होती जल्दी से। कारण यही है कि ठंड में जीवाणु वगैरह जो है वो थोड़े कम सक्रिय हो जाते हैं, लेस एक्टिव हो जाते हैं। तो ठंडे क्षेत्रों में मिट्टी का जब तापमान कम होता है तो उसमें स्थित जीवाणु, बैक्टीरिया भी थोड़े लेस एक्टिव हो जाते हैं, कम सक्रिय हो जाते हैं। अगर बैक्टीरिया ज्यादा सक्रिय होते हैं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में, तो वो बनाते हैं ह्यूमस, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और यदि बैक्टीरिया कम सक्रिय होते हैं तो वो ह्यूमस नहीं बना पाते, वो जैव पदार्थ को पूर्ण रूप से अपघटित नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते ऑर्गेनिक मैटर को। और जब वो ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता तो उसकी वजह से ह्यूमस तो नहीं बन पाता, ह्यूमिक एसिड बन जाता है सॉइल में। ह्यूमिक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है, ह्यूमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है सॉइल में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में या ठंडे क्षेत्रों में ऐसी सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस नहीं होता, ह्यूमस की जगह होते हैं ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगर वर्षा की बात करें तो सॉइल या तो ऐसे रीजन में होगी जहां ज्यादा बारिश हो, या ऐसे रीजन में जहां कम बारिश हो। ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में अगर सॉइल है तो मृदा की ऊपरी परत में जो भी पदार्थ हैं वो घुलकर और निचली परत में चले जाएंगे। और ऐसी मिट्टी जिसमें पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं पदार्थ, उस मिट्टी का नाम है लेटेराइट। लेटेराइट जैसी मिट्टी बनती है लेटेराइट सॉइल, जिसकी उत्पादकता थोड़ी कम होती। लेटेराइट ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेटेराइट।
लेटेराइट जैसी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जहां कम पानी होता है या कम वर्षा होती है, वहां की मिट्टी जो है उसमें वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई है और रेनफॉल कम है, इवेपोरेशन वगैरह ज्यादा होता है, तो ऐसी मिट्टी में कई बार शुष्क परिस्थितियों में लवणीयता भी बढ़ जाती है। तो शुष्क मृदा का निर्माण होता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। शुष्क मृदा, एरिड सॉइल, और ऐसी एरिड सॉइल में कभी कभी हाई इवेपोरेशन के कारण उसकी लवणीयता बढ़ जाती, लवणीय हो जाती है, ऐसी सॉइल सलाइन हो जाती है। तो बारिश डिसाइड करती है काफी सारी चीजें। ऐसे रीजन, ऐसे क्षेत्र जहां पे तापमान भी उच्च हो और वर्षा भी उच्च हो, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले रीजन के अंदर तापमान और वर्षा दोनों ज्यादा होने पर जीवाणु जो होते हैं सॉइल के अंदर, बैक्टीरिया, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हाईली एक्टिव। और जब जीवाणु अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तो वो ह्यूमस बनाते तो हैं, पर उसको ह्यूमस को बनाने के बाद भी वो अपघटन की क्रिया को रोकते नहीं, वो चलते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं इसलिए। और ह्यूमस बनाने के बाद वो बैक्टीरिया उस ह्यूमस को नष्ट भी कर देते हैं। ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है बट ह्यूमस वापस से डिस्ट्रॉय भी हो जाती, खत्म भी हो जाती, खराब भी हो जाती। तो बैक्टीरिया बहुत एक्टिव होते हैं, ह्यूमस बनता है और फिर वापस से नष्ट हो जाता है। तो ह्यूमस जो है एंड में सॉइल के अंदर बचता नहीं, बनता तो रहता है पर बचता नहीं है सॉइल में, उसका स्टोरेज नहीं हो पाता सॉइल में। कंटिन्यू बैक्टीरिया जो है अपघटन करते रहते हैं, डिकम्पोजिशन करते रहते हैं, इसलिए ह्यूमस इकट्ठा नहीं हो पाता। तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जीवाणु अत्यधिक सक्रिय होने से ह्यूमस बनता है और नष्ट भी हो जाता है। आपको पता है वर्षा ऋतु में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बीमारियां ज्यादा होती हैं, इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रीजन होता है, मतलब हाई टेम्परेचर की कंडीशंस होती है इस टाइम, और आर्द्रता, नमी भी होती है। तो नमी और तापमान दोनों अगर ज्यादा हो तो जीवाणु के लिए वो बहुत अच्छा होता है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से जलवायु परिस्थितियां निर्धारित करती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि सॉइल में ह्यूमस होगा कि ह्यूमिक एसिड होगा, और सॉइल किस तरह की होगी। लेटराइट जैसी मिट्टी बनेगी ज्यादा बारिश में, और कम बारिश वाले क्षेत्रों में शुष्क मृदा बनेगी। तो तापमान वगैरह काफी सारी चीजें मिट्टी की डिसाइड करते हैं। तो ये इसके बारे में हम लिखने वाले हैं। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए जलवायु के, जलवायु के दो प्रमुख तत्व मृदा को प्रभावित करते हैं। जलवायु के दो प्रमुख तत्व मृदा को प्रभावित करते हैं। टू मेजर elements of climate, two major elements of climate influence the soil, elements of climate influence the soil, influence the soil, मृदा को प्रभावित करते हैं। डैश करके लिखिए तापमान तथा वर्षा, तापमान तथा वर्षा, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अब तापमान के बारे में लिखिए, तापमान, टेम्परेचर। तापमान में लिखिए उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु, मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। इन हाई टेम्परेचर रीजन्स, in high temperature regions, the bacteria found in soil, in high temperature regions, the bacteria found in soil become active, bacteria found in soil become active, सक्रिय हो जाते हैं, तथा ये जीवाणु जैव पदार्थ का अपघटन कर ह्यूमस का निर्माण करते हैं, तथा ये जीवाणु जैव पदार्थ का अपघटन कर
ह्यूमस का निर्माण करते हैं एंड दीज बैक्टीरिया decompose organic matter. These bacteria decompose organic matter and lead to the formation of humus. Decompose organic matter and lead to the formation of humus. Lead to the formation of humus. उसके बाद लिखिए कम तापमान वाले क्षेत्रों में, कम तापमान वाले क्षेत्रों में जीवाणु कम सक्रिय होते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों में जीवाणु कम सक्रिय होते हैं। इन लो टेम्परेचर रीजन्स बैक्टीरिया आर लेस एक्टिव। इन लो टेम्परेचर रीजन्स बैक्टीरिया आर लेस एक्टिव, कम सक्रिय होते हैं। अतः जीवाणु जैव पदार्थ का, अतः जीवाणु जैव पदार्थ का पूर्ण रूप से अपघटन नहीं कर पाते। अतः जीवाणु जैव पदार्थ का पूर्ण रूप से अपघटन नहीं कर पाते। Therefore bacteria are not able to decompose the organic matter completely, are not able to decompose the organic matter completely, decompose the organic matter completely, नहीं कर पाते, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। because of which in such regions, because of which in such regions humic acid is formed, because of which in such regions humic acid is formed, humic acid is formed। अब वर्षा का लिखिए, हेडिंग डालिए वर्षा की। रेनफॉल, रेनफॉल की हेडिंग लिखिए। ये किसी ने लिखा है मैम, दक्षिण भारत में पिछले कुछ वर्षों में मिट्टी बचाओ अभियान बृहद स्तर पर चल रहा है। क्या ये केवल पॉपुलर होने का प्रोपोगेंडा है? किसको पॉपुलर होना है? दिशा, ईशा फाउंडेशन। अच्छा, ईशा फाउंडेशन चला रही है कि तथा वास्तव में प्रासंगिक है। देखो, ईशा फाउंडेशन या किसी के बारे में तो एनजीओ के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, बट मृदा बचाओ या सॉइल का कंजर्वेशन जो है, चाहे वो कोई भी करे, चाहे एनजीओ करवा रहा है, चाहे गवर्नमेंट करवा रही है, अगर उससे थोड़ा सा भी फर्क पड़ रहा है तो वो अच्छा है। भले ही उससे वो उनका कोई भी स्टंट हो, पॉपुलेशन मतलब पॉपुलर क्या, पॉपुलेशन क्या, पॉपुलर होने का स्टंट हो या जो भी उनका तरीका हो, बट उससे अगर इतना सा भी फायदा हो रहा है तो अच्छा है। जैसे कई लोग जो है, कई आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं और वो प्रोडक्ट्स कहते हैं हम पेड़ उगाते हैं, मामा अर्थ के हम जितने हम काफी पेड़ उगाते हैं, आप जो भी आप खरीद रहे हो प्रोडक्ट्स उसके बदले पेड़ उगाएंगे। तो वो जो है वो इस तरह से डायरेक्टली क्लेम नहीं कर रहे, उनका इनडायरेक्टली ये कि हमारा हर्बल प्रोडक्ट है, बट प्रोडक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ 100% हर्बल, और प्रोडक्ट में बस ये लिखा हुआ है कि वो प्लांट्स को उगाएंगे। तो ये एक तरह से कंफ्यूज करते हैं लोगों को, कुछ लोग समझ नहीं पाते, कुछ लोगों को लगता है ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक, कंप्लीटली हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जबकि वैसा नहीं है, केमिकल्स होते हैं होंगे उसमें भी। तो खैर सबका अलग प्रोपेगेंडा होता, तो उन्होंने उस चीज को उठा लिया, उसके बेसिस पे वो अपनी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। अब किसने देखे कितने पेड़ उगे कि नहीं उगे या क्या हुआ, बस वो ब्रांड को चलाने के लिए। तो सबका अलग अलग है, बट चलो उन्होंने अगर थोड़े भी पेड़ उगाए हैं, मान लो थोड़े भी उगाए दिखावे के लिए भी, तो भी वो फायदा तो थोड़ा बहुत एनवायरमेंट को हो रहा है। पर ये चीज है कि जब आप प्रोडक्ट्स खरीदो तो आंखें खोलकर अपने हिसाब से सारी चीजों को देखकर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं इंडिया में वो भ्रमित करने वाले होते हैं, वो किसी को सही बात तो बताते ही नहीं।
और कभी भी शॉप से जब चीजें लें तो उनकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें। इंडिया में बहुत ज्यादा ये होता है कि शेल्फ जो उसकी लाइफ होती है उसके खत्म हो जाने के बाद भी प्रोडक्ट को वो रखे रखते हैं मॉल में या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे भी शॉप है, और वो दे भी देते हैं कस्टमर को, और इतने बेशर्म है कि उनको बोल दो कि आपने एक्सपायर्ड दे दिया, ओह इसको तो हम हटाने वाले थे। कब हटाने वाले थे? जब हम खा लेते उसके बाद। और फॉरेन में ऐसा नहीं होता, वहां पे रेगुलर चेकिंग चलती है और वो जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे हटाए जाते हैं। यहाँ पे इंडिया में अगर हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है तो हमें खुद ही सजग होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बारे में तो कोई सोच रहा ही नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक के नाम पे आजकल काफी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वो ऑर्गेनिक रियल में होते हैं कि नहीं होते भगवान जाने। चलो एनीवेज, हाँ, और हर्बल वाले प्रोडक्ट्स हाँ चल ही रहे हैं, बट उनमें भी वो चीजें होती हैं। खैर काफी सारी चीजें हैं, इस मुद्दे पे ना जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्षा के बारे में। सेकंड वाली क्या? अच्छा, सेकंड वाली चिट्ठी में क्या लिखा होता? कुछ नहीं लिखा होता। सेकंड वाली चिट्ठी में लिखा था कि मैं गांव जाऊंगा अब की बार, तो मैं गोट एक्सक्रीटा वर्ड का यूज करूंगा पक्का। गांव में बकरी को देखकर बोलूंगा, लुक एट दिस गोट। क्या? इट इज एमिटिंग इट इज एमिटिंग एक्सक्रीटा ये सही है, मतलब एमिटिंग एक्सक्रीटा। हाँ, चलो चलो, इसी तरह से तुमने इंग्लिश के सेंटेंसेस तो बना लिए चलो लिखो रेनफॉल के बारे में, वर्षा के बारे में। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, द रीजन्स वेयर हाई रेनफॉल इज रिसीव्ड, द रीजन्स वेयर हाई रेनफॉल इज रिसीव्ड, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहां लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहां लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, तथा जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, द रीजन्स वेयर हाई रेनफॉल इज रिसीव्ड, फॉर्मेशन ऑफ लेटेराइट सॉइल टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ लेटेराइट सॉइल टेक्स प्लेस, तथा जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहां शुष्क मृदा का निर्माण होता है, वहां शुष्क मृदा का निर्माण होता है। द रीजन्स वेयर लेस रेनफॉल इज, अच्छा ये लिखा ही नहीं, लेटराइट सॉइल टेक्स प्लेस, एंड द रीजन्स वेयर लो रेनफॉल इज रिसीव्ड, एंड द रीजन्स वेयर लो रेनफॉल इज रिसीव्ड, formation of low rainfall is received, formation of arid soil takes place, formation of arid soil takes place, शुष्क मृदा का निर्माण होता है। अधिक वाष्पीकरण होने पर मृदा लवणीय हो जाती है, अधिक वाष्पीकरण होने पर मृदा लवणीय हो जाती है। बिकॉज ऑफ हाई इवेपोरेशन soil becomes saline, because of high evaporation soil becomes saline, लवणीय हो जाती है। अगले पैराग्राफ में लिखिए, अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, इन हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल रीजन्स, इन हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल रीजन्स, अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जीवाणु अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, जीवाणु अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। बैक्टीरिया बिकम हाईली एक्टिव इन हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल रीजन्स, बैक्टीरिया बिकम हाईली एक्टिव, जीवाणु अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं,
जिसके कारण ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं परंतु उसे नष्ट भी कर देते हैं, जिसके कारण ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं परंतु उसे नष्ट भी कर देते हैं, परंतु उसे नष्ट भी कर देते हैं। बैक्टीरिया आर become highly active and these bacteria lead to the formation of humus. These bacteria lead to the formation of humus, but lead to the formation of humus, but they also destroy this humus, but they also destroy this humus, destroy this humus. अतः मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम बचती है, अतः मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम बचती है। Therefore, less amount of humus remains in the soil. Therefore, less amount of humus remains in the soil. Less amount of humus remains in the soil. अब जलवायु वाला जिसको नहीं समझ में आया तो देखो, जलवायु के दो तत्व हैं, तापमान और वर्षा, जो मिट्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। तापमान अगर ज्यादा होगा तो जीवाणु की सक्रियता बढ़ जाएगी, और जीवाणु अगर बहुत सक्रिय होंगे तो वो अच्छे से जैव पदार्थ का अपघटन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, और डिकम्पोजिशन के बाद बनाएंगे ह्यूमस। तो ऐसी मिट्टी जिसका टेम्परेचर हाई होता है उसमें ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा कम तापमान जहां पे होता है वहां जीवाणु थोड़े कम सक्रिय हो जाते हैं, बैक्टीरिया थोड़े कम एक्टिव होते हैं, और कम एक्टिव होने के कारण जीवाणु पूर्ण रूप से जैव पदार्थ का अपघटन नहीं कर पाते, डिकम्पोजिशन नहीं कर पाते, और अपघटन पूरा नहीं होगा, आधा सड़ा गला पदार्थ रह गया तो उससे बनेगा ह्यूमिक एसिड। एसिडिक प्रॉपर्टीज बन जाती है, सॉइल में अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिक नेचर सॉइल का बढ़ जाता है। ऐसी मिट्टी जिसमें वर्षा ज्यादा होती है उसमें बारिश के पानी के साथ घुलकर सिलिका, चूना वगैरह नीचे चले जाते हैं। ऊपर बचते हैं धात्विक तत्व, मतलब मेटालिक एलिमेंट्स जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, इनके ऑक्साइड वगैरह ऊपर बचते हैं जो पानी में घुल नहीं सकते। और ऐसी मिट्टी जिसमें नीचे जा चुका चूना, सिलिका और ऊपर बचाओ एल्यूमिनियम और फेरस वगैरह, ऐसी मिट्टी को कहते हैं लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा का निर्माण होता है ऐसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। कम बारिश जहां होगी वहां मृदा में, मिट्टी में नमी की कमी होगी, मॉइस्चर की कमी होगी, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में बनती है शुष्क मृदा। और अगर उस शुष्क मृदा में टेम्परेचर भी हाई है, वर्षा भी कम हो रही है, और फिर अगर आप उसमें बार बार पानी डालते रहते हो ज्यादा, तो बार बार उसमें उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन, और वाष्पीकरण के कारण क्या बढ़ जाएगी मृदा की लवणीयता। क्योंकि जब भी गर्म और शुष्क क्षेत्रों में, हॉट एंड ड्राई रीजन्स में मिट्टी में पानी डाला जाता है, पानी गर्म होकर, जैसे ही अंदर गया पानी, अंदर जाने के बाद गर्म होकर वाष्पीकृत होकर पानी वापस ऊपर आएगा। तो जब पानी ऊपर आता है तो नीचे से अपने साथ लवण तत्व लेके आ जाता है, सॉल्ट कंटेंट ले आता है, और मिट्टी के ऊपर की परत में खूब सारा नमक इकट्ठा कर देता है। तो ऐसे एरियाज में जहां वाष्पीकरण ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और वो हॉट रीजन भी है, गर्म क्षेत्र भी है, वहां पर मिट्टी में लवणीयता बढ़ जाती है, सलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल की। तो सॉइल सलाइन होगी या नहीं होगी, मिट्टी में नमी होगी या कम नमी होगी, ये सब डिसाइड हो रहा है किससे? जलवायु से, क्लाइमेटिक कंडीशन से। ऐसी सॉइल जिसमें टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ज्यादा होती हो, तापमान और वर्षा दोनों ज्यादा होती हो, वहां पे क्या होता है, मिट्टी में जीवाणु बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि जीवाणु सक्रिय तब होते हैं जब वो टेम्परेचर हाई होता है और नमी होती है, मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर और हाई टेम्परेचर की वजह से जीवाणु सक्रिय ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा एक्टिव होंगे, तो वो ह्यूमस बनाएंगे, उसके बाद भी अपघटन की क्रिया को रोकेंगे नहीं। ये ह्यूमस बनाने के बाद उस ह्यूमस को भी वो नष्ट कर देंगे, ये समझ लो, खा जाएंगे, ह्यूमस को भी नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसीलिए एंड में सॉइल के अंदर ह्यूमस की मात्रा बचेगी नहीं ज्यादा। तो इसीलिए टेम्परेचर भी आइडियल होना चाहिए,
और टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल भी ठीक ठाक होनी चाहिए। किसी भी चीज की ज्यादा अति होगी तो वो मिट्टी के लिए नुकसानदायक होगा। ना तो तापमान ज्यादा अधिक होना चाहिए, ना ही वर्षा बहुत ज्यादा अधिक होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। बीच का एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल जो होगी वो सॉइल के लिए अच्छी मानी जाती। क्लियर है? अब ये जो हमने देखे सारे रीजंस, ये तो प्राकृतिक कारण थे। अब कुछ होते हैं मानव गतिविधियां, सेवेंथ ही है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव गतिविधियां। ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव गतिविधियां। क्या बातें हो रही, क्यों हंस रहे थे इतनी देर? इतनी देर तक हंसी आई उसकी? हाँ, उसी बात पे आ रही थी। क्या नहीं समझ आए? क्या? अच्छा, गोरोट गोट वाला, अच्छा चिट्ठी आई थी तो पढ़ा था, समझ में नहीं आया? नहीं तो वो जो लिख के भेजा वो तो हिंदी मीडियम का ही है ना। नहीं नहीं, वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आ गया समझ में, हो तो खैर वो समझने वाली कोई खास बात भी नहीं। मानव गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज। मानव गतिविधियां क्या होती हैं और मृदा को किस तरह से प्रभावित करती है? जनरली जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो मिट्टी को नुकसान ही पहुंचाती। मानव गतिविधियों में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा करते हैं ह्यूमन बींग्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक करते हैं। और रासायनिक उर्वरकों का जब उपयोग ज्यादा होता है तो मृदा के अंदर जो मुख्य घटक होते हैं एनपीके, उनका रेशो बिगड़ जाता है। उनका जो प्रॉपर बैलेंस रेशो होना चाहिए वो बचता नहीं है सॉइल के अंदर। तो मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, सॉइल की क्वालिटी में कमी आ जाती है, बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड रेशो ऑफ एनपीके। फिर मानव गतिविधियों में ओवर ग्रेजिंग, किसी क्षेत्र में पशुओं को ज्यादा चराना या अत्यधिक चराई जब करवाई जाती है तो पशुओं के खुर में लगकर मिट्टी लूज हो जाती है। बार बार वहां पे एनिमल्स आएंगे तो एनिमल्स के खुर में नीचे जो उनका फुट होता है उसमें लग लग के मिट्टी ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी। और ऐसी मिट्टी का अपरदन बहुत आसानी से होता है, उड़कर चली जाती है। फिर एक बार लूज हो गई तो मिट्टी चली जाएगी फिर वहां से। तो ज्यादा ओवर ग्रेजिंग भी नहीं होनी चाहिए कहीं पे। डिफॉरेस्टेशन, वन उन्मूलन मतलब वनों को काटना। वनों को काटने पर मिट्टी जो है पीछे बिना पेड़ पौधों के रह जाती है। पेड़ पौधे जब तक होते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है, बांध के रखती है। और जब पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, वनों को काट दिया जाता है, तो मृदा के अपरदन की संभावना बढ़ जाती है। फिर कुछ क्षेत्रों में मानव गतिविधियों के अंतर्गत ओवर इरिगेशन किया जाता है, अत्यधिक सिंचाई। ज्यादा सिंचाई जब करते हैं खास तौर पे शुष्क और गर्म क्षेत्रों में, जितना पानी डालते हैं उतना वो वाष्पीकृत होके जाता है, ऊपर चला जाता है। और वाष्पीकृत होके जब पानी जाता है तो अपने साथ नीचे से ले आता है लवण तत्व, सॉल्ट कंटेंट। तो इसीलिए जहां ओवर इरिगेशन होता है वहां की मिट्टी सलाइन हो जाती है, लवणीय। तो इस तरह से मानव गतिविधियां या तो मृदा की गुणवत्ता को कम करती है, या फिर ये जो है मृदा अपरदन को बढ़ाती है, सॉइल इरोजन को इंक्रीज करती है, या फिर सॉइल की सलिनिटी को बढ़ा देती है। तो जो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज है ज्यादातर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। बहुत कम ही ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो मिट्टी को फायदा पहुंचा रही, ज्यादा गतिविधियां ऐसी हैं जो नुकसान पहुंचाती है। तो चलिए लिखते हैं मानव गतिविधियों के बारे में। हाँ, फायदा, ये खाद वगैरह यूज करना, नेचुरल जो होती है मैन्योर वो यूज करना, वो बहुत कम किया जाता है। लिखिए इसमें, रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक होने पर, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक होने पर, बिकॉज ऑफ excessive use of chemical fertilizers, because of excessive use of
केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग होने पर मृदा में प्रमुख तत्वों का अनुपात बिगड़ जाता है। मृदा में प्रमुख तत्वों का अनुपात बिगड़ जाता है। प्रमुख तत्वों का अनुपात बिगड़ जाता है। Because of excessive use of chemical fertilizers, the ratio of major elements get disturbed in the soil. The ratio of major elements get disturbed in the soil, तथा मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। And the soil, quality of soil gets degraded, and the quality of soil gets degraded, degraded, degraded। अत्यधिक चराई एवं वनोन्मूलन के कारण, अत्यधिक चराई एवं वनोन्मूलन के कारण because of overgrazing and deforestation, के कारण मृदा का अपरदन अधिक होता है। Because of overgrazing and deforestation, soil erosion increases, फिर लिखिए, अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की लवणीयता बढ़ जाती है। अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की लवणीयता बढ़ जाती है। Because of over irrigation, salinity of soil increases. Because of over irrigation, salinity of soil increases. Salinity of soil increases. मृदा की लवणीयता बढ़ जाती है। तो ये हो गई मानव गतिविधियां। इस तरह से विभिन्न कारक हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं, सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या हो गया? नहीं, डायग्राम, मिट्टी के कण होते हैं अलग अलग साइज के, उसका एक डायग्राम बनाएंगे। 10-10 मिनट रोज खाओगे तो फिर कोर्स कैसे होगा? अब देखो, आपने ये सारे मृदा के कारक किए, प्रमुख कारक। इसमें से जो हमने कारक किए हैं, जलवायु और जैव पदार्थ, ये सक्रिय कारक हैं, एक्टिव फैक्टर्स, और पैसिव फैक्टर्स निष्क्रिय कारक हैं, जनक सामग्री, समय, उच्चावच और अवस्थिति। इनको सक्रिय क्यों माना है? क्योंकि ये कंटिन्यू जब तक मृदा रहेगी तब तक उसको प्रभावित करते रहते हैं और इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे क्लाइमेट जो है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा, अलग अलग सीजन्स में टेम्परेचर कंडीशंस चेंज होंगी। तो तापमान एक निरंतर चलने वाला और बार बार परिवर्तित होने वाली चीज है। ऑर्गेनिक मैटर, जैव पदार्थ मृदा में आते रहते हैं, अपघटित होते रहते हैं, यूज होते रहते हैं, फिर आते रहते हैं, ये साइकिल चलता रहता है। तो इसीलिए ये दो फैक्टर्स कैसे हैं? सक्रिय कारक। जलवायु और जैव पदार्थ सक्रिय है, बाकी सब निष्क्रिय कारक हैं, एक्टिव, और दूसरे हैं पैसिव फैक्टर्स। तो इतना डिटेल में कोई पूछता नहीं है, बट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। क्लियर है? अब आगे देखिए, जलवायु और जैव पदार्थ के साइड में आप लिख सकते हो सक्रिय कारक, और बाकी सारे क्या है? निष्क्रिय कारक। लिख लो, कहीं याद रहेगा आपको, टिक कर लो या अलग से लिख लो।
ऐसे लिख लो। अभी आ रहे के नोट्स? इधर है नोट्स, ठीक। नोट्स आ गए हैं। तो नोट्स जो हैं 20, 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स जाएंगे अभी शायद, तो वो नोट्स लेते हुए जाएं। और B11 वाले भी ले ही लें घर जाने से पहले आज। तो आज अभी यहाँ पे मिल रहे हैं इस गेट के पास। तो पहले तो 20, 6, 7, 8, 9, 10 के जो अभी इस क्लास के बाद चले जाएंगे, तो वो लोग तो लेते हुए जाएं कम से कम। हाँ, नहीं बैठवाने का भी वो बैठेगा नहीं, अभी ब्रेक होएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो जो निकलते जाए वो लेते हुए चले जाना। ये लिख लिया? हाँ। जनक चट्टाने, एक ही बात है। क्यों? नहीं, इस साइड से मत निकलो। अब वो दो दो जगह नहीं बैठता ना जुगाड़। अब देखो ये हमने किया था, सॉइल प्रोफाइल बनाए, वो नहीं लिखा क्या? लिखा ही नहीं अभी तक ये। बड़ी जल्दी मेरे को थैंक यू बोलने की। हो गया अशोक? ये हमने अभी देखा था, ये है संस्तर या लेयर्स जो सॉइल के अंदर है। ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर, फिर सरफेस लेयर, सरफेस मतलब नॉर्मल सॉइल, ये सब सॉइल, उपमृदा, ये सबस्ट्राटम, अधस्थल, और ये है बेड रॉक्स। रॉक बेड लिखा था हमने, बेड रॉक्स बोल सकते हो आप इसको। उसके बाद आप देखो सॉइल के पार्टिकल्स। सॉइल के पार्टिकल्स अलग अलग साइज के होते हैं। इसमें सबसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं बजरी, ग्रेवल्स 2 mm से ज्यादा, सैंड बालू 0.05। ये कोई मायने नहीं रखता, इसमें सिर्फ आपको ये समझना है ये सबसे बड़ा कण है, फिर बालू उससे थोड़ा छोटा, सिल्ट या गाद उससे छोटा, और सबसे छोटा है क्ले या मृतिका के कण, सबसे बारीक होते हैं। हर सॉइल के अंदर इनका मिक्सचर होता है। ऐसा नहीं कि एक सॉइल में बस ये गाद है और दूसरे कुछ पार्टिकल्स ही नहीं है। हर सॉइल में मिक्सचर होता है इन सारे साइज के पार्टिकल्स का। किसी सॉइल में मृतिका ज्यादा होती है, किसी सॉइल में गाद सिल्ट ज्यादा होती है, किसी सॉइल में बालू मिट्टी ज्यादा होती है, बालू कण ज्यादा होते हैं। जैसे जो अपने पश्चिमी राजस्थान की बालू मृदा